हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि किस दिन अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आज ही के दिन 12 अप्रैल को ही 12 अप्रैल को यानी कि आज का जो दिन है यह अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास लिखे हैं। अब इन चारों के बारे में पहले तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि 1 अप्रैल जो है ये आरबीआई स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल का दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल का जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल जो है वो विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का जो दिन है यानी कि 12 अप्रैल जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी है। जैसे कि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के व्यक्ति नागरिक यूरी गागरिन जो थे उन्होंने पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इसी ऐतिहासिक घटना ने मानव के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज के लिए रास्ता भी खोल दिया था। तो पहली बार यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, जिसके पश्चात उसी बात को की स्मृति में आज का जो दिन है ये इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं कि अब आप सभी के लिए ज्ञानकोश ऐप बनवा दी गई है। आप लोग ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए यहां से इतनी जानकारी। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति पार करने वाला 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति पार करने वाला हमारे देश भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा बना है? ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड बना है जिसने कि 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति पार करी है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो मैं आपसे प्रश्न बताने वाला हूं वो ये है कि जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है, एसबीआई जो म्यूचुअल फंड्स है, ये देश का पहला ऐसा म्यूचुअल फंड बना है जिसने कि 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति पार करी है। तो पहले हम 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी 4 ऑप्शन से। जैसे कि मैंने सबसे पहले ऑप्शन में कहा पीएनबी, तो पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1988 को, और वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हरदयाल प्रसाद। दूसरे ऑप्शन में एसबीआई फंड्स के बारे में पढ़ा, तो इसके बारे में जानकारी हम पढ़ते हैं कि एसबीआई फंड्स की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, तो मिस्टर विनय एम टोनसे जो है वे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये आता है ऑप्शन में कि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ कौन है? चंद्रेश कुमार जो है वे एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ है। बात कर लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। तो केनरा बैंक के बारे में जानकारी ये है कि केनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष जो है वे टी.एन. मनोहरन। तो ये जानकारी है तो हमने ऑप्शन से पढ़ ली है। उसके बाद बात करते हैं कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पहला ऐसा म्यूचुअल फंड बना है। अब बात कर लेते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान के जो कोरोना वायरस का मेन साल रहा है 2020-21 वित्त वर्ष, इस दौरान म्यूचुअल फंड्स एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने 35% की वृद्धि करी है और अपने कुल संपत्ति में 35% की वृद्धि करने के बाद एसबीआई 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति को पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड भी बना है। तो यहां से ये जानकारी है। अगला प्रश्न ये है कि भारत देश ने पीएस जोरोस्टर जहाज किस देश को सौंपा है? तो देखिएगा, ऐसा कौन सा देश है जिसे भारत देश ने पीएस जोरोस्टर जहाज जो है ये सौंपा है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से सेशेल्स यानी कि ऑप्शन ए सेशेल्स को भारत ने अब पीएस जोरोस्टर जहाज जो है ये सौंपा है।
बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान के बीच में शिखर सम्मेलन के दौरान यह औपचारिकता पूरी करेगा। औपचारिकता का मतलब है कि जो ये जहाज सौंपा गया है, इस जहाज को सौंपने की औपचारिकता दोनों देशों के प्रधान के बीच में करी गई है। अब बात करते हैं कि इस जहाज की अनुमानित लागत कितनी है, तो लगभग 100 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। इस जहाज की शीर्ष गति कितनी है, तो 35 समुद्री मील जो है, इस इतनी गति से ये जहाज चलता है। आगे बात करते हैं कि भारत ने इससे पहले भी सेशेल्स को कुछ जहाज दिए थे, जैसे कि 2005 में, वर्ष 2005 में भारत ने पीएस टोपाज नामक जहाज दिया था, पीएस कॉन्स्टेंट 2014 में, और पेट्रोल बोट हरमीज जो है वो 2016। ये वो जहाज है जो कि भारत ने इनसे पहले उनको दिए हैं, सेशेल्स देश को सौंपे हैं। अब बात करते हैं सेशेल्स की राजधानी की, तो सेशेल्स की राजधानी जो है वो है विक्टोरिया। और अगर हम मुद्रा की बात करें तो सेशेल्सी रुपया जो है वो वहां की मुद्रा है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको पास यहां से मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से 4 ऑप्शन में आपको यहां से ऑप्शन सी देखना है, यानी कि दूती चंद जो है, भारत की महिला धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं यहां से और जानकारियां। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको पहले देना चाहूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये तो बताइए कि अब जो मैंने परिवर्तन किया है करंट अफेयर्स में वो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम अब केवल एक ही प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, अब हम एक प्रश्न के चारों ऑप्शन से जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो अब आपको डबल तिबल नहीं बल्कि 4 गुना फायदा होने वाला है। तो 4 गुना जानकारी आपको ज्यादा मिलती है। तो बताइएगा किस प्रकार से आपको ये सीरीज लग रही है करंट अफेयर की। तो ऑप्शन ए पे लिखा है दिलीप जोशी, जिसे बीसीसीआई विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। जसप्रीत बुमराह, इन्हें पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूती चंद, जिन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और के श्रीकांत, इन्हें 2020 के सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चारों पुरस्कारों के बारे में जानकारियां पढ़ ली। अब हम दूती चंद के बारे में पढ़ते हैं। दूती चंद जो है वे भारतीय स्पीड से भारतीय धावक, महिला धावक है दूती चंद। ये पुरस्कार जो है खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के विशेष योगदान को दर्शाने के लिए ही यह पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां। जैसे दूती चंद जो है उन्हें 2019 में इटली में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भी भारत की पहली महिला बनी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला धावक कौन है, तो पहली महिला भी दूती चंद है, जिसने कि इटली 2019 में यह पुरस्कार जीता था। उन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों रेस में रजत पदक जीता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि दूती चंद ने 100 मीटर दौड़ में 11.22 सेकंड में पूरी कर दी और ये उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इंपॉर्टेंट बात थी कि किस महिला धावक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है दूती चंद। इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न कि किस राज्य ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे के लिए दिशा निर्देश जारी की है। कौन सा ऐसा देश है, न कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो महिला पुरुष, जो लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप्स में बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो ऐसा राज्य जो बना है वो बना है केरल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहां से सही रहेगा। बात कर लेते हैं कि ये फैसला केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होता है तो जो महिला पुरुष, जो लड़का लड़की जो अविवाहित है उनको भी विवाहित दंपत्ति के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। अब देखिएगा कि केरल उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है। तो केरल उच्च न्यायालय ने अगर ये फैसला लिया है तो इसकी केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कहां पर है ये? कोच्चि, केरल में है। बात कर लेते हैं कि यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है एंटनी डोमिनिक जो है वे यहाँ के केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 6 नवंबर 2017 से इस पद पर बने हुए हैं। 6 नवंबर 2017 से
इस पद पर कार्यरत है। उसके पश्चात आज का प्रश्न क्या है कि किस राज्य में मास्क अभियान शुरू किया गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि मास्क अभियान शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोगों ने सटीक जवाब आपका देना है। और उससे पहले देखिएगा, अब हमने करंट अफेयर्स की बुक हमारी आ गई है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से खरीद सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है? इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। कल का प्रश्न है कि ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक जो थी ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के नवीनतम संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक है जिसके नए संस्करण का जो विमोचन किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, पहले चारों ऑप्शन के बारे में कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल के पास कौन सा मंत्रालय? तो उनके पास है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। किरेन रिजिजू भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उन्होंने संभाल रखा है। अब बात करते हैं कि ये नरेंद्र मोदी द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि छात्रों के परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो परीक्षा से संबंधित तनाव ले लेते हैं, लेकिन उनके तनाव को कम करना ही एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। इसका प्रकाशन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 15 भाषाओं में किया जाएगा। और इसके ब्रेल संस्करण को 2020 में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लॉन्च किया गया था। यानी कि इस पुस्तक का ब्रेल संस्करण भी लागू किया जा चुका है, लॉन्च किया जा चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए भारत ने कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो अब भारत ने जो समझौता किया है वो किया है जापान के साथ। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। बात कर लेते हैं कि इसका संचालन जापान के क्योटो विश्वविद्यालय में किया जाएगा। और क्योटो विश्वविद्यालय से ये ध्यान रखिएगा कि क्योटो विश्वविद्यालय में ही विश्व का पहला मैंने आपसे कल प्रश्न बताया था, बताइएगा, पहला फेफड़ा रूपांतरण किया गया था जो कि क्योटो में ही किया गया था। कल के प्रश्न में चर्चा कर चुका हूं, आप लोग पूरी वीडियो वहां देख लीजिएगा कल की बात में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक सामग्री, सूचना, प्रकाशन, छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के यहाँ आएंगे। ऐसा करने से जो मेन फायदा होगा कि इससे जो सूचनाएं होती हैं इनका आदान प्रदान होता है, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है। तो देखिएगा, अब जापान के साथ किया है तो जापान के बारे में 2 जानकारियां पढ़ेंगे। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। तो इस प्रकार से हमने आपको सारी जानकारियां आज प्रदान की है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही होगी। और 12 अप्रैल की करंट अफेयर में इतना ही। पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे ज्ञानकोश ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।